कि माएं अपने बच्चों को समझाएं। ये कहा है हिंदुस्तान की फौज ने इतने बड़े सानेहे के बाद, जिसे फौज के जरिए ही बताया गया, आर्म फोर्सेस के जरिए बताया गया कि ये अब तक का सबसे बड़ा सीधा हमला है। और साफ तौर पर कहा गया, आज फौज ने खुद कहा, सीधे तौर पर आर्म फोर्सेस ने कहा कि आईएसआई का इसमें सीधा हाथ है। सीधे फौज ने जिक्र किया। अभी तक हम पॉलिटिकल लीडरशिप से ही सुनते चले आए थे, लेकिन अब फौज ने सीधे तौर पर कहा, और फौज ने आज ये भी कहा कि माएं अपने बच्चों को, हमने अपना रास्ता नहीं छोड़ा है, हमने अपने साथियों के, अपने भाई बहनों के को साथ लेने का रास्ता नहीं छोड़ा है। यही मैसेज हम यहां से आज बार बार दे रहे हैं। हमारे कश्मीरी भाई बहन खौफजदा ना हो, बल्कि अमन की तरफ लौटे। हमारे कश्मीरी भाई बहन सच्चाई की तरफ लौटे, अपने मुल्क की तरफ लौटे। कोशिश यही, और उसमें से भी बहुत कम परसेंटेज है जो कि बरगलाए हुए हैं। बाकी कश्मीरी अवाम हिंदुस्तान के साथ है और अमन पसंद है। यह एक बहुत बड़ी बात यहां से निकलकर सामने आ रही है। इसी को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ अमित रैना जी हैं, रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेरे साथ आनंद साहू जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। प्रोफेसर सतीश के झा साहब हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, और सैयद तजुल इस्लाम को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि ब्यूरो चीफ है हमारे कश्मीर के, और कश्मीर की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको लगातार हम तक पहुंचाते रहे, जमीनी हकीकत को हम तक पहुंचाते रहे। सैयद तजुल के पास मैं एक बार फिर जाना चाहूंगा। आप पूरी बातचीत को सुन रहे हैं, बहुत अहम बात निकल कर आई, कहीं ना कहीं सियासी सतह पर कुछ कमजोरी आई है, कुछ चूक हुई है, कुछ लापरवाही हुई है, एक वो दिखता है, और रेडिकल इस्लाम इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, जो कश्मीर की मुसीबत आज यहां तक पहुंच गई है। हमने इसको ठीक से नहीं देख पाए। सैयद तजुल, और भी क्या कोई ऐसी बात है जिससे हम लोग चूक गए और आप महसूस करते हो और कश्मीरी आवाम ये बात महसूस करती हो? बिल्कुल इमरान, चूंकि हम ग्राउंड में हैं और ग्राउंड में जो हमने मुशाहिदा किया है गुज़श्ता 20 बरसों में, 15 बरसों में जो हालात रहे, उसके लिए कि हम बारहा कहते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सियासी होते हैं। हालांकि मुल्क में होते हैं, बाकी जगहों पे होते हैं, लेकिन कश्मीर में जो इंतखाबात, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं, तो ये इंतखाबात जो है हद से ज़्यादा सियासी होते हैं। देखिए, जिस तरह से अभी हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान फरमा रहे थे कि जनूबी कश्मीर में जमात इस्लामी ने जिस तरह से अपना एक प्रोग्राम, अपना पैगाम जो है लोगों तक लाया, उससे कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां जो थी उनको लगा कि ये किस तरह का प्रोग्राम आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 87 के इंतखाबात से लेकर हम 1996 में आए, उसके बाद 2018 में, और अब 2019 में। देखिए, जब हम इंतखाबात की बात करते हैं तो 87 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिग किया, वरना मोहम्मद यूसुफ शाह जो था वो श्रीनगर के कश्मीर हाट, जो आज के नाम से जाना जाता है, नुमाइशी में वहाँ नमाज पढ़ाते थे। इंतखाबात में पीडीपी के और सियासी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक उन्होंने अच्छा वोट लिया था, लेकिन उन्हें जेल रख दिया गया, जिसके बाद जो आर्म्स मूवमेंट है ये इसकी सबसे बड़ी एक वजह हो सकती है। भले ही रेडिकलाइजेशन करके आप किसी भी नाम से इस मोमेंट को आगे चलाएं, लेकिन जो बेस है इसकी सबसे बड़ी है वो जो 87 में शुरू हुई। इमरान, आपको याद होगा कि उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जब बुनियाद डली तो उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो एजेंडा, जो सेल्फ रूल है, उसमें ऐसी बातें हैं जिससे दोनों मुल्कों के रिश्तों को उस्तवार और बेहतर करने में मदद मिल सकती थी। और उन्होंने जब पहला अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कम अज कम मुश्तरका प्रोग्राम जो था यूपीए सेकंड के था, कांग्रेस पार्टी के साथ दिया था, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर आज मुझे लगता है कि नेशन बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या उस वक्त क्या मजबूरी थी कांग्रेस को? उन तमाम कागजात को लेकर वो पीडीपी के साथ हुकूमत बनाते हैं। बीजेपी के साथ जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हुकूमत करी, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हम ज्यादा जिक्र नहीं करें क्योंकि उन्हें हमेशा मेजॉरिटी में यहाँ हुकूमत मिली है, सिवाय एक आध प्रोग्राम के जब कांग्रेस पार्टी के साथ उन्हें हुकूमत बनानी पड़ी। जब हम कुल मिलाकर बीजेपी की बात करते हैं, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एजेंडा ऑफ अलायंस तैयार किया, डॉक्टर हसीब द्राबू, मुजफ्फर बेग, तारिक हमीद करा जैसे सीनियर लीडरान की मौजूदगी में, उसके बाद उसमें तो साफ तौर पर कहा गया था कि जिन चीजों पर आज बात नहीं हो सकती है, उस वक्त एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी ने अपने साथ उस वक्त कैसे पीडीपी को लिया। क्या यह हुकूमत जम्मू कश्मीर में अपनी कायम करना चाहते थे? अपनी जगह है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में सियासत जो है ये बहुत ज्यादा है, रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा है, और मशरिकी वुस्ता से लेकर
बागरी ममालिक का जो सियासी हवा है वो जरूर कहीं ना कहीं किसी न कोने से दाखिल हो गई है। बहुत बड़ी बात, आज 66 से भी ज्यादा मुल्क इस बातचीत को देख रहे हैं। तजम्मुल जी सलाम के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर ये बहस इस वक्त जा रही है और बहुत बड़ी तादाद में लोग इसको देख रहे हैं दुनिया भर के जी सलाम इंटरनेशनल की तरफ से। तो मैं खास तौर से बताना चाहूंगा कश्मीरी आवाम इस चीज को समझे। शायद हमारे भाई बहन भी कहीं ना कहीं इस सियासत को समझने में या तो नाकाम रहे हैं या कहीं ना कहीं उसका शिकार हो गए हैं और आज उनके बच्चों को इसकी कीमत, उनके परिवारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। बहुत बड़ा सवाल है। पुलवामा हमले के बाद भारत की सख्त वार्निंग से पाकिस्तान भी हालांकि डरा हुआ है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान आज सामने आए। उन्होंने पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने हमला किया तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, यह कहना था इमरान खान का। ऐसे में हमले की साजिश क्यों रचेंगे, यह भी उन्होंने कहा। वो एक नए पाकिस्तान की बात करते हैं तो यह हिंदुस्तान भी पुराना हिंदुस्तान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हम दहशतगर्दी पर भी बात करने को तैयार हैं। सवाल, क्या पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई से घबरा गया है? इमरान खान जिस तरह से खास तौर से रिटेलिएट की बात कर रहे हैं उससे उनकी घबराहट को साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन लग रहा है कि इमरान खान को तारीख बताने की एक बार फिर जरूरत है कि जब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई है पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। हम इमरान के बयान पर तफसील से बात करेंगे, उससे पहले जरा उनके घबराए हुए बोल सुन लीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है। शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। और दूसरी चीज, जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी खत्म हो। सबूत मांग रहे हैं इमरान खान। हालांकि हिंदुस्तानी फौज कहती रही कि जैश पाकिस्तानी आर्मी का बच्चा है। जब उन्होंने खुद जैश मोहम्मद ने इस बात को कबूल किया है कि उन्होंने हमला किया, तो फिर किस बात का सबूत इमरान खान मांगते हैं, बड़ा सवाल है। वजारत दाखिला के तर्जुमान रवीश कुमार ने भी इमरान खान के बयानात पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। We have seen the statement made by Pakistani Prime Minister. We are not surprised that the Prime Minister of Pakistan refuses to acknowledge the attack on our security forces in Pulwama as an act of terrorism. Prime Minister of Pakistan has neither chosen to condemn this heinous act nor condoled with the bereaved families. Disclaiming any link between the terrorist attack and Pakistan is an oft-repeated excuse by Pakistan. The Pakistani Prime Minister has ignored claims made by the Jaish-e-Mohammed as well as by the terrorist who perpetrated this heinous crime. It is a well-known fact that Jaish-e-Mohammed and its leader Masood Azhar are based in Pakistan. This should be sufficient proof for Pakistan to take action. The Prime Minister of Pakistan has offered to investigate the matter if India provides proof. This is a lame excuse. In the horrific attack in Mumbai on 26/11, proof was provided to Pakistan. Despite this, the case has not progressed for the last more than 10 years. Likewise, on the terror attack on Pathankot Air Base, there has been no progress. Promises of guaranteed action ring hollow given the track record of Pakistan.
इस खबर पर हम जाएं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसको आपको जरूर बताना बहुत जरूरी है। 3 तलाक पर ऑर्डिनेंस जारी, एक बार फिर सरकार ने जारी किया है ऑर्डिनेंस। बड़ी खबर, ट्रिपल तलाक पर मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर ऑर्डिनेंस जारी किया है। इससे पहले भी ऑर्डिनेंस जारी कर चुकी है मरकजी हुकूमत, और ट्रिपल तलाक का जो बिल था वो पास नहीं हो पाया है, जिसको देखते हुए एक बार फिर इसे ऑर्डिनेंस की शक्ल में जारी कर दिया गया है। और एक बार ये दूसरा मौका है जब 3 तलाक पर ऑर्डिनेंस जारी किया गया है मरकजी हुकूमत के जरिए। तो आपको बता दें, ट्रिपल तलाक पर यह दूसरा मौका है जब मरकजी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया है। हमारे साथ सियासी तज्जियाकार प्रोफेसर सतीश के झा साहब हैं। ऑर्डिनेंस लेकर एक बार फिर से आना पड़ा, ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा। सतीश के झा साहब, बड़ी खबर पर अपना तबसरा जरूर दीजिए। क्योंकि हमको लगता है ये जो राज्यसभा एडजॉर्न है, लोकसभा एडजॉर्न है, और क्योंकि ये नहीं हो पाया पास लास्ट सेशन में जी, जिस कारण से हमको लगता है ये कानून का रूप नहीं ले पाया। तो नेचुरली इनफैक्ट चाहे तो इसको बिल्कुल ख़त्म होने के लिए तैयार हो सरकार, जो हम बनाए कानून नहीं बन पाया। ट्रिपल तलाक का मामला फिर अगला पार्लियामेंट देखेगा, और नहीं तो फिर एक ही रास्ता था जो ऑर्डिनेंस करके इसके लाइफ को एक्सटेंड किया जाए। तो ये फिर से एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपनी अहम राय रखने के लिए इस खबर पर। तो बड़ी खबर, ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा है एक बार फिर मरकजी हुकूमत को ट्रिपल तलाक को लेकर के। और आइए, और शोएब रजा को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं इस वक्त, हमारे रिपोर्टर दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे इस खबर पर और हम जानकारी हासिल करेंगे, मजीद इत्तलात फराहम करेंगे। शोएब जी, जानना चाहेंगे आपसे, मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर ऑर्डिनेंस इसको लेकर के जारी कर दिया है। शोएब, ट्रिपल तलाक को लेकर मरकजी हुकूमत का ऑर्डिनेंस। शोएब रजा, आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही। हम आपको, अपने दर्शकों को, अपने नाजरीन को बता दें एक बार फिर मरकजी हुकूमत ने फैसला लिया है, ऑर्डिनेंस जारी किया है ट्रिपल तलाक को लेकर के। और एक इमरान जी, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि 6 हफ्ते का 6 वीक्स का लाइफ होगा इस ऑर्डिनेंस जी, खास करके पार्लियामेंट जब फिर से मीट करेगा इलेक्शन के बाद लोकसभा, तो 6 हफ्ते का लाइफ रहेगा इस ऑर्डिनेंस को, नहीं 6 वीक्स के भीतर चाहे तो फिर से अप्रूवल मिले, कानून का रूप दिया जाए, नहीं तो फिर से ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाए। 6 हफ्ते, 6 वीक्स का, ठीक है। इससे कानून का रूप देना होगा, नहीं तो फिर से संसद के मिलने के बाद, ट्रिपल तलाक, 3 तलाक को लेकर के ऑर्डिनेंस एक बार फिर से जारी किया है मरकजी हुकूमत ने। ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है मरकजी हुकूमत के लिए, लेकिन साथी जमातों का पूरा ताउन न मिलने के चलते ये बिल पार्लियामेंट में ठीक तरह से पास नहीं हो पाया है अभी तक, जिसके चलते एक बार फिर इसे ऑर्डिनेंस की शक्ल में जारी किया गया है। और जैसा कि हमारे माहिर भी बता रहे हैं कि 6 हफ्तों तक ये नाफिज रहेगा, उसके बाद पार्लियामेंट फिर लोकसभा आने के बाद 6 महीने तक रहेगा, 6 हफ्ते पार्लियामेंट के आने के बाद 6 हफ्ते। बिल्कुल, बहुत अहम बात, बहुत खास मेहमानों के जरिए बहुत कहा, तो मरकजी काबीना ने मोहर लगाई है एक बार फिर से ऑर्डिनेंस। और शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, मजीद इत्तलात के लिए आपसे राब्ता कर रहे हैं। शोएब, क्या खबर है आपके पास? शोएब रजा, पहले अध्यादेश का इमरान वो मुकम्मल हो चुका था, और कुछ ही दिन पहले ये भी था कि दूसरा जो अध्यादेश है हुकूमत वो लाने जा रही है, दूसरा जो टर्म है, क्योंकि हमने देखा था लोकसभा राज्यसभा में जो अमेंडमेंट हुए थे, जो तरामीम की थी इस बिल को लेकर, उसके बाद भी जो अपोजिशन है वो लगातार इसको लेकर हमलावर था, जिसके बाद ये बिल जो है वो एक तरीके से कानून की जो शक्ल है वो संसद से नहीं बन पाया। लेकिन हुकूमत ये जरूर कहती रही कि वो इसको लेकर जब तक हुकूमत का कार्यकाल है वो इस पर अध्यादेश लाएगी। और अब चूंकि दूसरी बार अध्यादेश यहाँ पर कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसके बाद अरुण जेटली ने इस बात की जानकारी दी। और एक तरीके से क्योंकि इंतखाबाती ये साल है, उसमें बीजेपी की कोशिश ये भी है कि वो ट्रिपल तलाक को लेकर कतई भी नरम नहीं है, उसके कानून को लेकर इस तरह से भी जो भी उसके हाथ में है उसने करने की कोशिश की है, ये दिखाने की एक तरीके से कोशिश भी सरकार की है। और यही वजह है कि क्योंकि अब दोबारा क्योंकि अध्यादेश यहाँ पर लाया गया है जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है, एक तरीके से जो कानून है वो अभी रहेगा अध्यादेश की शक्ल में ही। और अगर हुकूमत दोबारा, बीजेपी का यही कहना है कि वो फिर से इसको संसद में लाएगी। अभी यह है कि जो अध्यादेश है वो सरकार दोबारा से लेकर। शुक्रिया शोएब रजा इस अहम खबर पर अपनी जानकारी देने के लिए दिल्ली से आपका। और एक बार फिर हम लौटेंगे इमरान खान के आज के बयान पर। उनको सामने आना पड़ा और उन्होंने अपनी बात रखी।
कहा सबूत दे हिंदुस्तान। इससे पहले तो जैसे हिंदुस्तान ने सबूत दिया ही नहीं, बहुत सारी बातें जिसको करना है। और खासतौर से जब जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी खुद ले ली है और इनका जो सरगना है वो रावलपिंडी की बेस हॉस्पिटल में भर्ती है मसूद अजहर, तो फिर किस सबूत की जरूरत है इमरान खान की हुकूमत को? यह बहुत बड़ी बात है। और कहती भी है हमारी फौज की जैश पाकिस्तानी आर्मी का बच्चा भी है। इसके लिए मैं बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी के पास जाना चाहूंगा। संजय कुलकर्णी, इमरान खान के बातों को आप किस तरह से देखते हैं? वो खास तौर से हमेशा न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने का थ्रेट भी देते रहते हैं। आज वो जो बात कहते कि युद्ध यानी जंग शुरू करना तो इंसान के हाथ में है, लेकिन अल्लाह जाने खत्म कौन करेगा, इस तरह की बातें, ये जो उनका तरीका है, इसको कैसे हम देखें? मैं कहूंगा कि इमरान खान जो है वो फौज और आईएसआई का नैरेटिव पढ़ रहे हैं और वो इसके अलावा और क्या कह सकते थे। मतलब बाजवा ने पढ़ाया, इमरान ने दोहराया। बिल्कुल, कोई शक नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं। बिकॉज पाकिस्तान जो है हमेशा डिनायल मोड पे रहा है। कसब के ऊपर हमने करोड़ों रुपए खर्च किए और उनको सबूत दिए। पठानकोट में हमने उनके टीम को बुलाया, सबूत दिए, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान विल नेवर एक्सेप्ट। पर एक बात है, जहां पे बौखला गए हैं इमरान खान और जहां पर लगता है कि इज टोटली ऑन द बैकफुट एंड पाकिस्तान आर्मी इज ऑन द बैकफुट, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी को मालूम है कि कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया इज अ श्योर डिफीट, उसमें कोई शक नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम कश्मीर को बैक बर्नर में रख करके हम दहशतगर्दी के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट गिव कि ही इज ऑन द बैकफुट एंड विलिंग फॉर अ टॉक। चाहे बाकी जो कहे कि हमको सबूत चाहिए, हमने नहीं किया है, हम लड़ाई करने के लिए तैयार है, दैट्स ऑल रिटोरिक्स विच मेक्स नो मीनिंग। बट ये मेरे को लगता है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम टेररिज्म के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, तो दैट मीन्स ही इज ऑन द बैकफुट। उससे बड़ी बात जो है इमरान खान के लिए, आई थिंक ही शुड हैव बीन अ लिटिल मोर ऑनेस्ट एंड आई वुड से जेन्युइन टू एक्सेप्ट कि ये जो हुआ हिंदुस्तान में ये गलत हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। और हमें बहुत दुख है और बार बार हमें बोलते हैं कि जैश ए मोहम्मद है, उन्होंने खुद जैश ए मोहम्मद को बैन करने की कई बार कोशिश की है। भावलपुर में पूरा का पूरा मसूद अजहर का इतना बड़ा एम्पायर बन रहा है, स्विमिंग पूल है, घोड़े हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब तक ये कहे ना और बताए ना, इट डजंट शो द रियल इंटेंट। इट शोज कि भाई चलता है, हम किसी तरीके से कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान बौखला गया है, पाकिस्तान डर गया है, उसको लग रहा है वो ठीक है, युद्ध की बात वो कर रहे थे। लेकिन ये क्या युद्ध से कम हो रहा है? क्या जो हो रहा है क्या ये युद्ध से कम हो रहा है? नहीं, ये है कि अगर 1.3 बिलियन लोग यूनाइटेड रहे, अपनी इकोनॉमी जिस तरीके से चल रही है स्ट्रांग रहे और मिलिट्रीली स्ट्रांग रहे, यही एक डेटरेंस है। युद्ध करने की जरूरत ही नहीं, जो दुश्मन है वो अपने आप ही हथियार डाल देगा और ये होएगा। क्योंकि अब आप देखिएगा इमरान खान विद अ बेगिंग बोल सब जगह जा रहे हैं। बेचारे $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तो सऊदी अरेबिया ने करने की, कोई $60 बिलियन तो चाइना कर रहा है। उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो उसके क्राउन प्रिंस की। बिल्कुल, तो जिस तरीके से हो रहा है आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया ने भी ऐसे, मेरे को लगता है कि पक्का इनको दिया होगा और कहा होगा अपने आप पे थोड़ा सा संयम रखिएगा, इस तरीके से आप कार्रवाई करेंगे तो शायद आपको मुश्किल होगी। चाहे सऊदी अरेबिया के जो किंग है, जो क्राउन प्रिंस है, उसको प्रोटेक्शन कौन देता है? पाकिस्तान की ब्रिगेड देती है। सब कुछ तो वही है। उनके पायलट जो है वो कहां से है? वो पाकिस्तान से पायलट है उनके पास। तो ये तो मिली भगत है, लेकिन जरूर पाकिस्तान इज ऑन द बैकफुट। पाकिस्तान विल गेट इंटरनेशनली जो है आइसोलेट हो रहा है। ठीक है, ये तो दिख रहा है। लेकिन आनंद साहब, हाइब्रिड वार 30 सालों से चल रहा है, जवाब देने में हमने कहीं ना कहीं संयम बरता है और बरतते ही रहे हैं। अब हम बात करें इस हुकूमत की, जो इमरान खान कह रहे थे उसको आप कैसे देखते हैं, मुझे समझा दीजिए। और संयम तो यहां भी बरता गया है, इस दौर में भी बरता गया है, कोई बहुत ज्यादा हमें तो एग्रेसिवनेस देखने के लिए तो मिली नहीं, उसकी भी बहुत सारी वजूहात हो सकती है, हम समझ रहे हैं। कैसे देखें इसको? देखिए, दुर्भाग्य है, अटल जी कहते थे कि सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। शायद भारत की रीति नीति इस प्रकार से रही कि आखिर ये डिवीजन जो हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, लेकिन है तो अपना ही छोटा भाई। ये जो नजरिया था, सॉफ्ट कॉर्नर, हमेशा घटना होते रहे हर प्रकार के। और ज्यादातर आप देखेंगे तो जितने भी घटना हुए हैं अभी तक इतिहास है, उसमें पाकिस्तान जब भी आमने सामने की जब लड़ाई हुई तो मुंह की खाई है, अब बुरी तरह खाई है। और इस बार अगर जिस तरह से जो हो रहा है, और छदम युद्ध जो जिस प्रकार से पाकिस्तान जो है
आतंकवादियों और ISI और उनके जो हार्डकोर आतंकवादियों को जिस प्रकार से फंड करते और आर्मी को आगे करके सीज फायर होते को ये करते हैं, मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है अब भारत तैयार नहीं है इसको और बर्दाश्त करने के लिए जी। शायद ये कारण है कि ये कोई हुकूमत की बात नहीं है, ये देश की जनता और आर्मी और हर प्रकार के जो हमारे नागरिक हैं वो फेस कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है ना, बताइए मोदी हुकूमत ने क्या इमरान खान को, पाकिस्तानी हुकूमत को डरा दिया क्या? जो उनका आज बोल था उसको हम इस तरह से देखें क्या, ये बताइए आप। देखिए आपके सामने, देखिए इमरान साहब, आज हम लोग जो है लाइव होते हैं और एक प्रधानमंत्री जी का जब रिकॉर्डिंग हो रहा था तो पता नहीं 10 बार तो उसको रिकॉर्डिंग काट काट के दोबारा उसको रिकॉर्ड कर करके उसको डाला है। इसका मतलब ये है कि कहीं अगर कुछ ऊपर नीचे बोला तो उसको आर्मी ने कहा कि हाँ ये थोड़ा सुधार लीजिए, फिर से काटा उसने, फिर से दोबारा बोला। तो ये बोलने में भी ये इतना डरा हुआ है। वो प्रधानमंत्री ने लग रहा था जैसे एक पपेट है, उसको जो बुलवाया गया तोता को कि ये बोलो बेटा, अभी ये बोलो, तो ये रटा रटा के उसको बुलवाया, ऐसा लग रहा था। और ये कह रहे थे कि हम रिटायर्ड कहेंगे नहीं करेंगे ही। अरे वो बोलने में भी घबराहट दिख रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए, उन्होंने शुरू में ही कह दिया कि आर्मी और जो निर्णय ले हम लोग करेंगे, और साफ दिख रहा है चारों तरफ से जो तैयारी चाहिए युद्ध के लिए। अरे वो तो आज भी आपसे सबूत मांग रहे हैं, उनको तो देखिए वो कह रहे हैं सबूत दो ना, हम कार्रवाई करेंगे। पठानकोट में आपने बुलवा लिया था ना, पठानकोट में इसी हुकूमत ने बुलवा लिया था ना सबूत देने के लिए, क्या हो गया? यही चीज है। देखिए पाकिस्तान का उसको लेकर भी आपको हम निशाना बनाया जा रहा है, विपक्ष के जरिए एक बार भी इंसानियत नहीं दिखा। आपने बुलाया क्यों? चाहे उनके लोगों को यहाँ बुला रहे हैं सबूत दिखाने के लिए, वो मानते ही नहीं है। देखिए वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनका वो सोचते हैं कि हम डायरेक्ट युद्ध में नहीं आएंगे। ऐसा वो मान रहे हैं कि हम उसी प्रकार का रीति नीति में रहेंगे, ऐसे ही हम नकारते रहेंगे, ये जो ढर्रा है उसी में हम चलते रहेंगे। ये जो उनका सोच है उससे निकल नहीं रहे। इंसानियत के ऊपर उनको आना पड़ेगा, ह्यूमैनिटेरियन के ऊपर आना पड़ेगा, डेवलपमेंट के ऊपर आना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान, ये जो उन्होंने एक लाइन कहा, नया पाकिस्तान नया सोच, लेकिन उन्होंने करा नया क्या? वही आतंकवाद, उन्हीं के आर्मी के गुलामी, वही तौर तरीके। पाकिस्तान कभी उससे बाहर निकल नहीं पा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए दुर्भाग्य है। हम लोग देखिए पूरा विश्व तो कह रहे हैं ना, दहशतगर्दी पे मैं बात करने के लिए तैयार हूं। आज उन्होंने कहा ना, हमारी सरकार का क्या रिस्पांस होना चाहिए, ये आपको लगता है होगा? मोदी हुकूमत है ना मरकज में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मोदी हुकूमत से उम्मीदें हैं, लगातार सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं लोगों का गुस्सा है, लोग सड़कों पर भी उतर आए हैं। तो या तो आप उनसे दहशतगर्दी पर बात कीजिए या फिर कोई एग्रेसिव कदम उठाते दिखिए, कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा ना, दिखते हुए तो दिखना पड़ेगा ना। कोई रास्ता नहीं है जी। जब कोई आपके ऊपर वार करेगा तो यू हैव दैट पावर टू डिफेंस योरसेल्फ। और एक ही रास्ता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस तरह से खून खौल रहा है आप लोगों का, मेरा भी खौल रहा है, और हम इसको अब आगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी तैयारी शुरू हो गई है, साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, दिख रहा है। और सारे हमारे एयरफोर्स ने भी, अभी आपको पता होगा कि नहीं, होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री ने नेवी को भी सिक्योरिटी को पूरा दोबारा एनालाइज किया है और इसके ऊपर मीटिंग चली है। बॉर्डर के ऊपर लगातार चल रहा है, बॉर्डर पूरे देश की बॉर्डर को सिक्योर करने के ऊपर काम हो रहा है। पूछूंगा कि क्या लगता है, क्या हिंदुस्तान कुछ एक्शन लेने वाला है, कुछ हमला करने वाला है क्या? सर आप देख नहीं रहे, सीधे तौर पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक्शन शुरू हो गया। वार तो ऑलरेडी हम हैं, वार में हैं। अदरवाइज हमारे जिस प्रकार से सोल्जर्स को बॉर्डर में भी हिट होते हैं, तो वी आर ऑन वार। और देखिए आर्मी चीफ ने भी कहा था कि देखिए हम जब इस प्रकार के युद्ध में हैं तो हम किसी भी कीमत में हम पीछे नहीं हटेंगे, और जो लोग बंदूक रखेंगे उनको मौत के घाट में जाना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। और जो लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वो मुख्य धारा में आ जाए, उनके लिए ऑलवेज डोर्स आर ओपन, वी आर ऑलवेज वेलकमिंग। लेकिन भारत और ज्यादा, आप देखिए पहली बार 2-3 जिलों में रह गया है, वो कंप्लीट एलिमिनेशन जो है, जो लेकिन पहली बार इतना बड़ा हमला भी तो हो गया। वो हमला, पहली बार इतना बड़ा हमला भी तो हो गया। देखिए हमला हो गया, मान रही ना, हमला हो गया, लेकिन आप देखिए हमारी हिस्ट्री में पहली बार 100 आवर्स के अंदर जो मास्टरमाइंड है और उनके गुर्गे जितने भी थे उनके सबको तार तार कर दिया गया। आर्मी इज ऑन वेरी पावरफुल पोजीशन नाउ।
और भारत के आर्मी तो विश्व में परचम लहराए हैं। आपको बताऊं एक बात, सर मैं आपसे और बात करूंगा आनंद जी, मुझे मैं इजराइल गया था। एक छोटा सा ब्रेक सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक दूंगा आनंद जी, आऊंगा आपके पास, फिर मैं अपने मुद्दे पर भी लौटूंगा। ये तो हमने इमरान खान पे बात की, जो सियासी बातें हो रही है वो तो हम कर ही रहे हैं, जो दोनों मुल्कों की तरफ से जो बातें हो रही है वो भी, लेकिन जड़ कश्मीर का व्यक्ति, कश्मीर का बच्चा कैसे इस तरह का हो गया, उसको कैसे काबू में, उस सोच को कैसे हम काबू में करें, इस पर भी बात बहुत जरूरी है। जी सलाम लगातार इस पर भी नजर बनाए हुए कि कहीं ना कहीं अगर नहीं हो पाया है या कुछ चूक रह गई है तो यहां से फिर कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है इसमें 10 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। अभी से शुरुआत करें, इस पर हम और बहस करते हैं, बात करते हैं। मेरे पास क्योंकि एक बहुत अहम सवाल है, खास तौर से कि अगर हम बात करते हैं विचारधारा की, उसको बदलने की, तो फिर कैसे बदले? या तो उसका घर होता है, उसका स्कूल होता है, या उसका समाज होता है। ये तीन चीजें बहुत बड़ा किरदार निभाती हैं। कैसे, हम इसलिए अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से बात करेंगे इस पर कैसे काम किया जाए। तो आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी डिफेंस फोर्सेस की, आर्म फोर्सेस की, और उनके जरिए साफ तौर पर कहा गया, सो पुलिस के भी थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स भी थे, और साफ तौर पर कहा गया कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं। हमारी कोशिश हमेशा उनको बचाकर चलने की होगी, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। उन बच्चों को भी लौट कर आना चाहिए जो कि भटक गए हैं, उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। हम उन्हें भटका हुआ मानते हैं और उनका हमेशा स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए तैयार है। लेकिन जो बंदूक उठाएगा और मुल्क, कौम और मिल्लत के खिलाफ हथियार उठाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात साफ आर्मी की तरफ से की गई है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को, मुअज़्ज़िज़ लोगों को समझना है कि जो पीस के साथ हैं, अमन के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ है, और 90% से भी ज्यादा लोग हैं ऐसे जो हिंदुस्तान के साथ हैं। वो चाहते हैं कि ये डिस्टर्बेंस, ये जो तशद्दुद है वो खत्म हो। मैं सर, आप चूंकि लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब को जाना, मैं आपके पास एक सवाल लेकर आ रहा हूं, फिर मैं सैयद तजम्मुल के पास जाऊंगा सर, कि किसी भी इंसान की जो विचारधारा होती, क्योंकि मैं जड़ को ही टटोलने की कोशिश करूं बार बार, बाकी बातें तो हो ही रही है, सियासत तो होती रहेगी इस पर, उसके घर, स्कूल और फिर समाज में ही डेवलप होती कहीं ना कहीं। तो जो बहकता है बच्चा, कश्मीर का अगर हम बच्चे की बात करें, तो उसके लिए फिर ये तीनों चीजें ही जिम्मेदार हैं सीधे तौर पर, या कौन ज्यादा जिम्मेदार है? ये तीनों चीजें इक्वली जिम्मेदार हैं। अगर आप देखें कि कश्मीर के अंदर क्या हुआ है, जमायत जो नॉर्मल है वो दैट हैज आल्सो गॉन टू प्राइमरी एजुकेशन। वहां पे जो टीचर्स हैं, प्राइमरी लेवल के ऊपर जो टीचर्स हैं, वो भी इस तरह की बात करते हैं। तो जो बच्चा है एट द वेरी इंसेप्शन, इसलिए को कमांडर ने क्या कहा कि माँ जो है अपने बच्चे को समझा सकती है, बता सकती है कि माँ का जो इन्फ्लुएंस है बच्चे के ऊपर काफी होता है। और शुरुआत से ही अगर उसको बताया जाए, कश्मीरी जो है वो पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड होता है। आप देखेंगे उसको पढ़ाई में शौक है, और वैसे भी अगर आप नॉर्मल आईक्यू देखें कश्मीरी का, इट इज मच मच हायर देन व्हाट वी हैव सीन अक्रॉस द कंट्री। सो वो इंटेलिजेंट है, वो कुछ करना चाहता है पर कुछ कर नहीं पा रहा है। ही इज लाइक अ catch-22 सिचुएशन फॉर दैट लिटिल बॉय। और ये जितने भी अभी किशोर अवस्था के लड़के हैं, ये 1990 के बाद के हैं, सो दे आर क्वाइट यंग। तो उन्होंने यही देखा है, ऐसा ही माहौल देखा है। सर सैयद मीर हमारे साथ आए थे, कश्मीरी हैं, वो बहुत ज्यादा कश्मीरी छात्रों के लिए, कश्मीरी लड़कों के लिए आवाज उठाते रहते हैं, और खासतौर से मिलिटेंसी के खिलाफ हैं वो, उनको धमकी भी मिलती रहती है। वो बता रहे थे कि ये पत्थरबाजी को भी ये लोग एंजॉय करते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनके पास अच्छे सिनेमा घर, मैं यूथ को जो चाहिए, सिनेमा घर नहीं है, बात करने के लिए, एंजॉय करने के लिए पैसा भी मिलता है, ये तमाम चीजें, नहीं ठीक है वो भी एक हो सकता है, लेकिन ये भी है, उनको आपने डाइवर्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं वो इसी को एंजॉय करते हैं। और वो ये चिंता व्यक्त कर रहे थे सर कि अगर ये बम बांधकर उड़ना, अगर बम बांधकर उड़ना ट्रेंड बन गया तो ये युवा नौजवान वो भी करने लग जाएंगे। इमरान क्या हो गया है, अब अगर उसको पत्थरबाजी को 500 रुपए दिन के मिल रहे, ही विल डू दैट, पत्थरबाजी करेगा। लेकिन आप देखिए बच्चे जो होते हैं, हम लोग हैं, हाँ हम अगर कश्मीर के नहीं और यहाँ के, बच्चे को आप जब गिफ्ट देते हैं, छोटे बच्चे को वो गन देते हैं, और लड़की को देते हैं तो उसको डॉल देते हैं, इसको कार देते हैं, उसको मैकेनो से अलग वो छोटे बर्तन। तो आप देखिएगा जो जिस तरह का माइंड सेट है, जब तक वो माइंड सेट नहीं चेंज होएगा, और वो अच्छी बात है कि कोई नहीं, तो वो जो माइंड सेट जो आइडियोलॉजिकल है, इट्स एन आइडियोलॉजिकल वॉर। मेरे को लगता है कि अनलेस अंटिल वी चेंज द आइडियोलॉजी, मेक पीपल रियलाइज इंटरैक्शन, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स इज अ मस्ट। If you don't win the hearts and mind, बाकी भी सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन सर रेडिकल इस्लाम के मेन स्ट्रक्चर के साथ इसको कैसे बदल पाएंगे हम? ये भी तो बड़ा चैलेंज है, ये चैलेंज हावी हो गया है ना कहीं। बिल्कुल IS जो है, अब आप देखिएगा बीच में आजादी की बात हो रही थी, फिर कैलिफेट की बात शुरू हो गई। अब कैलिफेट और आजादी के बीच में कश्मकश शुरू है कि कौन ज्यादा जरूरी है। तो ये जो बातें हैं, धीरे धीरे
आपको मैं बताऊं 1977 में जब मैं कश्मीर में तंगधार में पोस्टेड था तो हम लोग कई लोगों से मिलते थे, हमसे क्या पूछते थे, आप हिंदुस्तान से आए हैं? तो आप देख रहे हैं किस तरह की बातें हो रही। मतलब 1977 में भी जब हम उससे पहले मैं तो नहीं जा पाया तो 1900 आप हिंदुस्तान हम बोलते थे आप कहां से आए? नहीं हम तो कश्मीरी हैं। सो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग वाज देयर राइट फ्रॉम देन एंड इवन बिफोर। उस फीलिंग को धीरे धीरे करके होएगा। आप देखिएगा इतने सारे हिंदुस्तान में जुलूस निकले हैं, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, किसी ने कश्मीरी के बरखलाफ बात की? किसी ने बात नहीं की। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, कश्मीरी के बरखलाफ कोई बात नहीं हुई ना। कश्मीरी को यहाँ पे कोई से वी लव कश्मीरी, वी लव देम। बेशक हमारा हिस्सा है, हमारे हैं वो। बहुत बड़ी बात आपने कही सर, बहुत अहम बात, यही मैं जानना समझना चाह रहा था। मैं कहीं ना कहीं आपके पास भी आना चाहूंगा आनंद साहू जी। आनंद साहू जी, आप कह रहे हैं पैसे मिलते हैं, हम समझ रहे पत्थरबाजी के, लेकिन और भी बहुत सारी जरूरत है जिनको देखना होगा। मैं एक बार तजम्मुल के पास जाना चाहूंगा, फिर आनंद जी आपके पास। सैयद तजम्मुल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जो बात लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कह रहे हैं और जो बात आपने भी एक्सेप्ट की कि कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन हो गया है, मजहब ने बहुत कट्टर मजहब ने जगह ले ली है, बाहर की फंडिंग है, ऐसे में हम अपने स्कूल्स, अपने घर और अपने समाज को कैसे दुरुस्त करें? आप तो खुद कश्मीरी और इस प्रॉब्लम से रोज दो चार होते हैं, वहां पर भी क्या कमी रह गई सर? बिल्कुल, देखिए जब इस तरह का चैलेंज रियासत जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिला तो सबसे बड़ी बात जो है हमारी रसाई जो है, हम कहीं ना कहीं मजहबी लीडरान के पास जाया करते हैं या मेन स्ट्रीम में जो ऊंचे कद पे हमारे लीडरान रहे हों उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। चाहे दिनेश्वर शर्मा से एक कोशिश की गई बीजेपी सरकार की तरफ से जब महबूबा मुफ्ती रियासत की वज़ीर आला थी, उस वक्त भी दिनेश्वर शर्मा जब कश्मीर पहुंचे तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उससे पहले एक अहम कॉन्क्लेव, स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर आए और उस वक्त बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में जो बच्चे थे उनसे मिले और उनसे बातचीत हुई कि किस तरह से ये जो माइंड सेट है इसको कैसे वापस लाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जब हम मजहबी लीडरान के पास जाते हैं, सियासतदानों के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि जब तक अच्छे माहौल में बातचीत नहीं होगी, डायलॉग को पिच नहीं किया जाएगा, एक वाहिद रास्ता है कि बातचीत के बगैर जो है कोई भी सीरीज जो चल रही हो उसको रोका जा सकता है। यानी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी यह है कि जहां उलमा, हमारे खतीब हजरात मस्जिदों में वाज वगैरह फरमाते हैं बड़े दिनों पर या शब के मौके पर, उसके बाद जो हमारे सियासी लीडरान हैं उनकी भी जब रैलियां होती है वो सिर्फ वोट मांगने के लिए न जाएं बल्कि बड़ी बड़ी रैलियों में जहां युवा की बड़ी तादाद होती है, हमारे यूथ, उसके बाद बुजुर्ग भी उसमें होते हैं, जरूर इस चीज का प्रचार करें कि किस तरह से हम जम्मू कश्मीर के युवा को कुछ दे सकते हैं ताकि आने अमित रैना कुछ कहना चाहते हैं। अमित रैना कश्मीरी पंडित हैं और ये जो अच्छे माहौल की बात करते हैं सैयद तजम्मुल, जिसके लिए लोग खासतौर से पॉलिटिशियंस कहते हैं, उलेमा हजरात कहते हैं, तो कौन सा अच्छा माहौल, कैसा अच्छा माहौल वो चाहते हैं? सब उनके मुताबिक हो वो अच्छा माहौल? अलगाववादी लोगों को खास तौर से मौका दिया जाए उनकी बात कहने के लिए, अलग होने की बात उनकी जो है वो अच्छा माहौल? क्या अच्छा माहौल? देखिए, मैं जहां तक कभी जनरल साहब कह के गए थे, ये जनरल ज़िया हक का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कश्मीर के मूवमेंट को लेकर। वो कहने, उनसे पूछा गया सक्सेस क्यों नहीं होता है, बोला कश्मीर के मुसलमान भी ब्राह्मण है। अब वो धर्म की बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे ब्राह्मण थॉट प्रोसेस में, ब्राह्मण सोचने में, वो अपना सही गलत सोचते हैं, इंटेलेक्चुअली कैपेबल है, IQ हाई है। तो पाकिस्तान ने सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन बॉर्डर के क्रॉस नहीं करी, पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में करी और प्राइमरी लेवल से नीचे तक जो थॉट प्रोसेस था, एक जो बच्चा था जो चीजों को एनालाइज करता था, मल्टीपल धर्म के बातों को सुनता था, दुनिया की बातों को सुनता था, एनालाइज करता था, एब्जॉर्ब करता था और उसके हिसाब से अपना एक्शन लेता था, उसको एक धार्मिक सोच में डाल दिया। उसको इस्लाम, वो भी वहां भी इस्लाम के अलावा कुछ और सिखाया नहीं गया, तो उसका थॉट प्रोसेस बाइंड हो गया है। तो जब तक अगर आपको डीरेडिकलाइज करना है कश्मीर, और ये 30 साल से लगातार चलता रहा, अनफॉर्चुनेटली किसी सरकार ने इस पे एक्शन नहीं लिया। अहले हदीस के आज 80,000 बच्चे हैं जो अहले हदीस के स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां पे सिर्फ आपको वहाबी और सलाफी इस्लाम पढ़ाया जाता है। तो जब तक आप एजुकेशन लेवल पे जाके एक बच्चे को एक दुनिया का ज्ञान नहीं देंगे, उसको मल्टीपल थॉट प्रोसेस नहीं देंगे, उसकी सोच नहीं बढ़ सकती। और ये काम हमको करना है। पाकिस्तान अपना काम करता रहेगा, उनकी पॉलिसी तो हम नहीं कर पाए ना, हमारी हुकूमतें भी नहीं कर पाई, ये तो आप भी मानेंगे ना एज अ कश्मीरी। हमारी हुकूमतें सबसे ज्यादा फेलियर रही हैं। देखिए, हर बार बड़ा आसान है कहना पाकिस्तान दुश्मन देश है, इमरान खान डर गया,
अरे पाकिस्तान तो 70 साल से वो कर रहा है जो उसने करना है, उसकी तो पॉलिसी बड़ी क्लियर है। आपकी अपनी पॉलिसी क्लैरिटी कहां है? कश्मीर पे जीरो पॉलिसी रही है, डी रेडिकलाइजेशन पे जीरो पॉलिसी रही है, कोई भी सरकार रही हो, चाहे भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो। आप कहते हैं जी नेबर बदलना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं बदलना पॉसिबल है? चाइना ने बदला ना नेबर हिंदुस्तान के साथ, तिब्बत को ले गए ना। आज वो चाइना आ गया ना, हिंदुस्तान तिब्बत और चाइना ऐसे बॉर्डर होता था, आज हिंदुस्तान और चाइना हो गया। हमने खुद बांग्लादेश बनाया, हमने नेबर बदला। तो ऐसा नहीं नेबर नहीं बदल सकते, नेबर भी बदल सकते हैं, नेबर की सोच भी बदल सकते हैं, मगर उनकी सोच बदलने से पहले अपने घर पे तो काम करिए, अपने बच्चों पे तो काम करिए। आनंद साहब, अपने घर पर काम नहीं हो पाया, मैं किसी भी हुकूमत के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन जो बात एक कश्मीरी का दर्द है, मैं चाहे तजम्मुल की बात करता हूं और चाहे अमित रैना साहब की, दोनों कश्मीरी हैं और ये बता रहे हैं हुकूमतों में नहीं कर पाया, कुछ बहुत बड़ी बड़ी चूक की है और वो सब उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आप भी वहां पर हुकूमत में रहे, आपकी पार्टी की क़यादत में भी वहां पर हुकूमत बनी है किसी पार्टी के साथ मिलकर के, इसलिए आपसे भी सवाल किया जाएगा। देखिए, आप 1957 यानी 57 के बाद जब कश्मीर आया भारत के साथ कॉन्स्टिट्यूशनली, और तब से लेके अभी अंतिम दौर में अभी हमारी सरकार अभी पहली बार आई थी और हमने क्या किया, वहाँ जो युवा मुख्य धारा में आकर के फौज में जाना चाहते हैं उनको फौज में, स्पोर्ट्स में, पैरामिलिट्री में और जितने भी भारत में हो सकता है उनको प्रायोरिटी देने का काम किया, डेवलपमेंट में भी पूरा काम किया। अब सवाल ये है कि अगर कोई चाहता ही नहीं होगा, इतने उसके अंदर उसके रग रग में रेडिकलाइजेशन हो गया है, जो मदरसों में, मस्जिदों में जो वहाँ के जो मौलवी हैं उन्होंने एक ही काम कराना कि इस बच्चे का खून में इंजेक्ट कर दो भारत के प्रति नफरत, भारत के हुकूमत के प्रति नफरत, भारत के हर जो पॉजिटिव एक्शन है उसके प्रति नफरत। और ये इसलिए कि उनके जो लोग हैं वो बाहर में पढ़ रहे हैं, वो मौज कर रहे हैं, चाहे सेपरेटिस्ट हो चाहे मौलवी मौलवा हैं, उनके सारे लोग विदेश में रह रहे हैं और ये लोग गरीब जो मध्यम वर्ग हैं, लेकिन मैं उनको रेडिकलाइज करके, कुछ लोगों में है ये, अगर ऐसा होता तो बाकी कश्मीरी छात्र हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में नहीं पढ़ रहे होते। 95% लोग इस प्रकार से, क्योंकि उनको दहशत है। अगर आप देखिए, हाँ, वो पत्रकार जो इंडिपेंडेंट पत्रकार थे उनको क्यों मार दिया भाई? आप अगर आप देखिए, यही तो दहशतगर्दी होती है, आतंकवाद, यही तो आतंकवाद है। देखिए इमरान साहब, क्या है, सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए, अगर आपका नियत में खोट हो, आप खुद ही नहीं चाहते हैं कि मैं बदलूं, तो कोई नहीं बदलूं। नहीं, आप ऐसा नहीं है, ये तो आपकी नाकामी है, ये आप अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। नाकामी नहीं है साहू साहब, आप अभी खुद कह रहे हैं रेडिकलाइजेशन है कश्मीर में, और आप क्या कह रहे हैं हमने क्या किया, डेवलपमेंट। क्यों समस्या है रेडिकलाइजेशन, जवाब देना डेवलपमेंट। उनको क्या चाहिए? अरे आप एक बार बताइए, उसको हर तरह का डेवलपमेंट कश्मीर में नहीं है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए हर प्रकार के प्रयास किया जा रहा है, भारत के साथ जुड़ करके उनको। देखिए पाकिस्तान का स्थिति तो देश बदलेगा, आज पाकिस्तान सोच बदलने की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। आप बताइए कौन सा सोच बदलने का? बिल्कुल, आप एक घंटे से हम यही कह रहे हैं, केवल भाषण में के 2 क्वेश्चन उठा के चले जाते हैं आप लोग। आज प्रधानमंत्री बताता हूं, मैं जाके जो काम किए हैं 70 साल में नहीं हो पाया, मैं आपको उसके बारे में आप एक बार भी नहीं बोले। दूसरे तरीके लोग केवल सवाल खड़ा करके चले जाते हैं। सुनिए, आज भारत के लोगों ने जितना पॉजिटिवनेस दिखाया कश्मीरियों के लिए, पहले अगर वो थोड़ी सी सुधार होने की तरफ बढ़े तो हम लोग उनको, मुझे लगता है सुधारेगा, हम ही तो सुधारेंगे ना। अरे क्यों सुधारेंगे आप? क्या हम ही लोग ठेका ले रखे? उनके जहन में भी तो होना चाहिए, तो बदलने की बात हो रही है। अगर सोच है, उनकी सोच है, आप अपने देश भारत के, आप देखिए, सुनिए, उसको नहीं सुधारेंगे। मैं आपको बताता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि हमारा, अभी आप देखिए आपके अंदर हमारा भाई भट्टाचार्य खोट है सोच में। आप इतने देर से भाषण दे रहे थे, आई नेवर इंटरप्टेड, और अब जब मैं बोल रहा हूं यू स्टार्टेड इंटर काउंटरिंग। अरे सर, यही होता है, आप बताइए, ये आपका सोच है। हल क्या? आज कश्मीर पंडितों के बारे में कभी आपने नहीं बोला, किस तरह से उनको हटा दिया, मार दिया, उनके साथ क्या क्या हुआ, वो कश्मीरी पंडित के बारे में आप नहीं बोल रहे। झेला है, वो क्या नहीं जाने। सूफी तो कश्मीरी पंडित भी थे, उनको क्यों मार दिया, भगा दिया?
आज उसी सोच की तो बात कर रहे हैं सर। हम उसे आपने क्या कर लिया? अरे फिर तो जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आनंद जी, बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर, बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर कौन से कश्मीरी पंडितों को वापस ले आया जम्मू कश्मीर से? केंद्र की सरकार ने कौन से कश्मीरी पंडितों को वहां पर आबाद करा दिया? जरा मुझे जवाब दीजिए। 4.5 साल आपने कौन से कश्मीरी पंडित को कहा क्या बनवा दिया? आप ये भी बता दीजिए। सब करने के लिए कहा जो ये सियासत ना कीजिए आनंद जी, आनंद जी ये राजनीति ना कीजिए। प्लान बता दीजिए। सारे कार्रवाई हो रहा है, कहाँ हो रहा है? कौन सा आंकड़ा? ये कश्मीरी पंडित आपसे पूछ रहे हैं क्या प्लान है? मैं भी आज सुन लूं। मेरे को आरटीआई का पिछले महीने जवाब आया है, भारतीय सरकार का कोई प्लान नहीं है। आप बता दीजिए। आज भी कश्मीरी पंडित कैंपों में रह रहे हैं, आज भी जो है जम्मू में पड़े हुए हैं। आपने कश्मीर वादी में बसाने के लिए क्या किया? पीडीपी के साथ हुकूमत में क्या किया? मरकजी हुकूमत ने कौन सा प्लान बनाया? क्या किस तरह से काम हो रहा है? चाहे वो कुछ तो बताइए, इसे छुपाने वाली क्या बात है? एक कश्मीरी पंडित पूछ रहा है ना आपसे सवाल, सारा मैं सैयद तजम्मुल से पूछ लूंगा अभी। वो तो कश्मीर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या कश्मीरी पंडित वहां बसाएगा? अगर तजम्मुल साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी से और किसी से नहीं है। अरे झूठ बोलना बंद करिए प्लीज। ऐसे कश्मीरी पंडित कौन ज्यादा आपको समझ पाएगा जी? कहाँ आप कौन सी बात कर दिया? राजनीतिक बातें मत कीजिए। एक नेता का नाम बताइए। ठीक है, आप तो ना कहिए ना, मतलब वो झूठ बोल रहा तो आप भी झूठ बोलेंगे। कहाँ झूठ बोल रहे हैं? आप बताइए ना, एक चीज बता दीजिए। एक मैं साहू जी, एक मैं सब कुछ नहीं पूछ रहा। एक चीज बता दीजिए। पहले जब सुन लीजिए, पहले मेरी बात खत्म होने दीजिए। आप लोग तो वहाँ के जो रेडिकलाइज लोग हैं उससे ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं टीवी में। बिल्कुल होंगे। घर मैंने आपने नहीं खोया, मैंने अपने भाई बहन को वहाँ जब मर जा रहे हैं कश्मीर पंडित, मैंने खोया अपना घर, मैं सोया हूं सड़कों पे। तो वहाँ इसीलिए करने के लिए लगे हैं। आपको पता नहीं है, ये ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री जी लगे हैं। सोना आप क्या जानिए अपनी बहन, पता नहीं है, आप क्या जानिए जब तक ये ठीक नहीं होगा कश्मीर पंडितों को कैसे वहाँ ले जाएंगे? इसीलिए तो काम हो रहा है। अभी कोई काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बंद करिए झूठ। तो आप बता दीजिए, एक बता दीजिए। ऐसी सोच है जिस सोच में आप कहते हैं कि आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उस सोच में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी ने पहले काम नहीं किया। आज काम हो रहा है। बता दीजिए, एक काम बता दीजिए। बिल्कुल हो रहा है। क्या? एक बता दीजिए। बहुत सारा काम हो रहा है। क्या? बहुत सारे। अगर पट्टी बांध लेंगे तो आपको कोई काम नहीं बता तो दीजिए ना आनंद जी। कितने काम आपको? दस्तों काम अभी कितने बड़े ना सोच के लेवल पर आप लोगों ने कोई काम किया बदलने की, जिस पर हम बात कर रहे हैं ना कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी को लेकर स्थापित करेंगे, मरने के लिए वहां भेज देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? सर आपने तो परसों डिक्लेयर कर दिया बारामूला टेररिस्ट फ्री है, वहां भेज दीजिए, वहां भेज दीजिए। देखिए अभी 10 मिनट पहले कहते 3 ही डिस्ट्रिक्ट की समस्या है, 10 डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, बाकी साथ में भेज दीजिए। होता है, झूठ बोलना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए। आप बदलाव नहीं आएगा, कोई कश्मीरी पंडितों को सरकार मरने के लिए हम लोग नहीं जाने देंगे। और इसीलिए सरकार पहला प्रायोरिटी है वहां पीसफुल लाने के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हर प्रकार से पहली बार इतने सारे डेवलपमेंट का काम से लेके पीसफुल मूवमेंट लाने के लिए लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए कैंसर का इलाज प्रकार से कर रहे हो आप और कहते हो ठीक हो जाएगा। माफ करिए। आप लोग क्या है, जब तक आपको वहां स्थिति ठीक नहीं होगा हम ऐसे भेज देंगे क्या? आप क्या चाहते हैं? आपको हर पंडित में नेहरू दिखता है। नहीं, आपकी ये आपको हर पंडित में नेहरू दिखता है। देखिए, और आपकी यही समस्या है। नेहरू तो कांग्रेसियों को दिखता है, हम लोगों को नहीं दिखता। आपको दिखता है। हम लोग जो है राष्ट्र भारत माता को देखते हैं। हम लोग पहले कोई कांग्रेस और नेहरू नहीं दिखाई देता है। हम लोग खून देने के लिए पहले तैयार होते हैं और सेवा भाव के लिए राजनीति में आते हैं, ना कि कोई खानदान नेहरू और गांधी और वो परिवार एक के बाद एक प्रधानमंत्री के लिए ललायित है। और जब पावर में हट जाते हैं तो दूसरे को सपोर्ट। ठीक है, आप अमित जी की बात का लेकिन जवाब नहीं दिए। मैं ये मानूंगा कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी को लेकर क्या कर रहे हैं वो नहीं आपने बताया, या कुछ हुआ ये भी नहीं बताया। और जो सोच के लेवल पर बात हो रही है आपको उल्टा ले गए। आप कह रहे हैं 90% लोग हमारे कश्मीरी भाई बहन इस सोच से मुतासिर हैं और उसका कोई इलाज भी आपके पास नहीं। हम उस सोच को बदलने की धीरे धीरे ही सही कोशिश तो करेंगे ना। अगर रेडिकलाइज वो हो चुके हैं तो उसके लिए भी तो हमें ही काम करना पड़ेगा। कौन करेगा? एलियन आएंगे, बाहर से मंगल ग्रह से लोग आएंगे, कौन आएगा? इमरान जी आपको पता, आप जैसे व्यक्ति ऐसा भाषण दे
रहे हैं यहाँ बैठ के। आई एम रियली शॉक। आप इतने सारे काम हो रहे हैं, कमाल है कि आप सियासी जमात के और उस सियासी जमात की जो सरकार में, मतलब आप जो मरकज में है, जिसने रियासत में सरकार चलाई, एक साथ जो रेडिकलाइज है उनको कत्ल कर दिया जाए। आप ये चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कमाल हो गया। यही बात मैंने तो उसकी बात ही नहीं की। हम तो उनको प्यार कर रहे हैं, सोच बदलने की बात कर रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि सारे 90% एक सोच के हो गए। हम उनको गले लगा रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं कश्मीरी को। जो नहीं आएंगे बंदूक पकड़ेंगे, उनका सफाया भी कर रही है। वो तो कर ही रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं होगा। हमारी फौज कर ही रही है, हमारी सरकार का दायित्व है। वो फौज कर रही है, इंडियन आर्मी कर रही है। आपने क्या कर लिया? तो इंडियन आर्मी, आप एक बार बताइए, सरकार कितने आई कितने गई? आज जितना 5 साल में जितने आतंकवादी मारे गए उससे ज्यादा कभी मारा गया क्या? मारे गए उतने नहीं मारे गए पहले भी। तो ये कंपैरिजन करना युद्ध, हम जब युद्ध में, आप एक बार बताइए, युद्ध होगा तो इतना बड़ा अटैक पिछले 5 साल से पहले नहीं हुआ। सर युद्ध होगा तो मरेंगे कि नहीं लोग, ये बताइए आप पहले। युद्ध होगा तो आप अभी कह रहे हैं कि बड़ी मशकें शुरू हो गई हैं। आप खुद ही बता रहे हैं जंगी मशकें शुरू हो गई हैं, हमारे प्लेन्स बॉर्डर पर उड़ने लगे हैं। ये क्या है? जो पाकिस्तान जो टेरराइज करता है एक एक आतंकवादी को अपने की तरह पीछे से भेज। चलिए प्रोफेसर सतीश के झा साहब, मैं आपके पास, आनंद जी आऊंगा आपके पास, वो बंद सर आऊंगा आपके पास। ठीक है, अभी काम हो रहा है। ठीक है सर, हाँ ठीक है, बहुत काम हो रहा है और बहुत सारे सवाल लोग आपसे पूछ रहे हैं, और आपसे मैंने इसलिए किसी और सियासी जमात के शख्स को बुलाया नहीं। मैं कांग्रेस के लोगों को बुला सकता हूं, मैं सपा के लोगों को भी और लोगों को, लेकिन ये सवाल आपसे ही करना है क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आप पर। मैं इस डिबेट को राजनीतिक बनाने ही नहीं चाह रहा था और ना बनना भी नहीं चाहिए। जिस तरह का माहौल है इस वक्त, राजनीति होती तो फिर बात होती है। भी किसी पार्टी का नाम नहीं, आप तो बहुत सारी बातें आप कर जाते हैं सर। मैं प्रोफेसर सतीश के झा, ठीक है सर, नहीं ठीक है, ठीक है, लेकिन एक कश्मीरी पंडित ने जब आपसे सवाल किया तो आप जो है उनको आप मिसगाइड कर रहे हैं, आप ठीक से जवाब भी दे रहे हैं सर। ठीक है, अभी वो नहीं है, वो 1945 की भारत। ठीक है, ठीक है, इसी भारत में ये हमला हुआ है, इसी भारत में ये बड़ा हमला हुआ है हमारी आर्म फोर्सेस तो पर। इसीलिए तो नहीं करारा जवाब प्रोफेसर में उनको, हाँ देखते हैं ना, चूहे को बिल बिल्कुल, हम सबको इंतजार है सर, हम सब दफन हिंदुस्तानियों को इंतजार है। प्रोफेसर सतीश के झा साहब, मैं फिर जड़ पर आऊंगा, मेरी चर्चा विषय से न भटके, हम मुद्दे से न जाए, मैं जड़ पे आऊंगा। जड़ को लेकर के, जो सोच को लेकर के बात हुई, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो बात अमित जी की तरफ से भी आई, जो बात सैयद तजम्मुल की तरफ से भी आई, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी की तरफ से भी आई, और आनंद जी की तरफ से भी आई। आनंद जी तो हालांकि उसको भी कहीं ना कहीं मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार आपके पास आऊंगा, जड़ पर प्रहार कैसे होना चाहिए? नहीं, देखिए इसमें दो चीज है, दोनों चीजों को अलग करके हमें देखना होगा। एक तो पहली बात, ये जो मैं पहले कहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो कश्मीर पॉलिसी है भारत सरकार की, वो बड़ा ही कंफ्यूज है। यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं रहा, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजीम। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ जो भारत का संबंध है, जो मुद्दे हैं वो, और कश्मीर का जो है मुद्दा, वो कम से कम हमको अलग करके देखना होगा जी। कश्मीर की घाटी ही और कश्मीर का जो लैंड मास है वही आपका नहीं है, वहाँ के लोग भी आपके हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है जो वहाँ पे कुछ ऐसी प्रक्रिया चली है जिसके कारण उनका एक तरह से दूरी बढ़ता गया है, और उसका एक रीजन है। मैं एक कंपैरिजन करना चाहूंगा। जो स्थिति आज कश्मीर में बनी हुई है, इससे बहुत भिन्न परिस्थिति पंजाब की नहीं थी 80 का जो दशक था। लेकिन किस तरह से वहां रिवाइव हुआ प्रोसेस, वहां की सिविल सोसाइटी जो एक तरह से अपना रास्ता खो चुका था, फिर से अपने पुराने मुकाम पे पहुंचा। जो डेमोक्रेसी होना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए, उसी के तहत हुआ। तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए जो कश्मीर में वो प्रोसेस फिर से रिस्टोर्ड हो। जो रेडिकलाइजेशन की बात हो रही थी, उसके जड़ में भी यही है। रेडिकल फोर्सेस कहाँ ऑपरेट करते हैं? रेडिकल फोर्सेस ऑपरेट करते हैं जो एजेंसीज हैं सिविल सोसाइटी के, उसके थ्रू। आप जब तक उस स्तर पर काम नहीं शुरू कीजिएगा, चाहे तो उसका एक एजेंसीज होता है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, यही हम बोल रहे थे, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो वहां पे पावरफुल थे किसी जमाने में, वो धीरे धीरे लोगों से खुद कट गए हैं। इसीलिए आपको सोचना है जो वहां पे किस तरह से उस प्रक्रिया को बहाल किया जाए, तमाम लोगों को जोड़ा जाए। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जंग हमारे हिसाब से सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि जंग कितनी बार आप लड़ेंगे, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसीलिए हमको याद आता है कि सुब्रमण्यम साहब थे, एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट थे भारत के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे थे। वो अक्सर बोलते थे जो पाकिस्तान का लो कॉस्ट जो वॉर है, उसको आप एस्केलेट कीजिए, हाई कॉस्ट कर दीजिए। ये जो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है ना, उसके कॉस्ट को बढ़ाइए।
ताकि उसको लगे जो ये महंगा पड़ रहा है, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहा है, वो एक सॉल्यूशन हो सकता है ताकि वो हेजिटेट करे उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के। लेकिन ये जंग लड़ना बार बार, क्योंकि आज का एक तो फैक्ट है, भले ये इमरान बोल रहे हैं जिस कारण से बोल रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर तो दोनों है जी। तो इसीलिए न्यूक्लियर वॉर क्या होता है सबको पता है। वो वॉर कभी लड़ा ही नहीं जाता है इसीलिए, क्योंकि उस वॉर का जो कॉन्सिक्वेंस है सबको पता है जी। इसीलिए अभी हमें ये देखना है जो कश्मीर की समस्या को पहले हम एड्रेस करें, वहाँ के जो लोग वहाँ से निकल गए हैं उनकी वापसी कैसे हो, वहाँ का सिविल सोसाइटी प्रोसेस कैसे रिस्टोर्ड हो, जो रेडिकल फोर्सेस वहाँ ग्राउंड गेन कर रहे हैं वो कैसे कमजोर हो। तो हमारी तो बात ठीक है, हम लोग तो तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां के समाज की भी जो बात आनंद जी कहना चाह रहे थे मैं उसको भी समझ रहा हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहा उनकी बात को। वो कह रहे हैं कि वहां के समाज ने भी तो कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है, और चूंकि हम कश्मीरियों को भी कहीं ना कहीं देखे जाते हैं, उनकी बात को भी पहुंचाने की कोशिश करते, तो उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए? उनके लिए ही मैसेज होना चाहिए। एक मैसेज तो ये होना चाहिए कि जो ये जिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं वो प्रोसेस उनके लिए फिजिबल भी नहीं है और उनके लिए यूजफुल भी नहीं है। एक तो ठीक है आर्मी का जो स्टेटमेंट आ रहा है वो है, लेकिन उसके अलावे हमें एक तरह से वहाँ के जो लोग हैं उनको कैसे डायलॉग में लाएं, वहाँ के लोगों के साथ हम कैसे वार्ता शुरू करें। पाकिस्तान से वार्ता मत कीजिए, अपने लोगों से तो वार्ता करने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। वहाँ के लोग जो हैं जो साइलेंट मेजोरिटी हो गया है, वो साइलेंट मेजोरिटी साइलेंट नहीं रहे उसके लिए तो आप कुछ कर सकते हैं, वो आवाज खोले उसके लिए तो आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन बंदूक का खौफ भी तो है ना उनको, इसीलिए उस बंदूक के खौफ को आप रोकें, इतना भी तो करें, वो भी नहीं हो पा रहा है, उस खौफ को भी नहीं रोक पा रहे हैं आप। तो ये तमाम चीजें हैं, पहले हमें एड्रेस करना है अपनी समस्या को। देखिए मैं बताता हूँ सर, बहुत कम वक्त है मेरे पास। हाँ, आप बंदूक का खौफ इसलिए नहीं खत्म हो पा रहा है कि पिछले 30 साल में किसी भी सरकार ने एक भी आतंकवादी को आज तक पनिशमेंट नहीं दी है। तो जहां आपको, मैं कश्मीरी हूं, मुझे डर लगता है, एक भी आतंकवादी, एक आप ही नाम बता दीजिए सर, एक आप ही नाम बता दीजिए, आप एक नाम बता दीजिए जो आपके सैयद ईसा गिलानी 1 चला 2 चला, ये क्या? देखिए लीडरों की बात कर रहा हूं मैं, शबीर शाह। अच्छा, लीडरों की बात, शबीर शाह खुलेआम, यासीन मलिक 5 एयरफोर्स ऑफिसर्स की किलिंग, 30 साल से केस चल रहा है, खुलेआम, बिट्टे कराटे खुलेआम, मीरवाइज खुलेआम। तो आपने कन्विक्शन नहीं करी, आप प्यादों की बात मत करिए, आप लीडरों की बात करिए, आपके जीरो कन्विक्शन है। तो अभी जो सुरक्षा हटाई गई है सज्जाद लोगों को तो आपने मिनिस्टर ले लिया, हाँ, जिसने हवाला करके कश्मीर में बंदूकें पहुंचाई, वो आज मिनिस्टर है। तो एक कश्मीरी के लिए एक, जब आप देखते हैं कि हाँ एक आतंकवादी हीरो ट्रीट हो रहा है, सरकार उसको हीरो ट्रीट कर रही है, तो उसकी आवाज नहीं खुलेगी जब तक आप कन्विक्शन नहीं करेंगे, जब तक आप जस्टिस लॉ प्रिवेल नहीं करेंगे कि लॉ प्रिवेल करता है J&K में, जस्टिस प्रिवेल करता है, लोग नहीं बोलेंगे। तो ये पहला कदम सरकार को उठाना है, ये सिविल सोसाइटी नहीं उठा सकती। ठीक है, बहुत अहम बात आपके जरिए भी आई, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। चर्चा और हो सकती थी, ये बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या का समाधान भी हमारे घर से ही होगा, इसलिए ठीक है सर। आनंद जी शुक्रिया, मेरे पास वक्त नहीं तो मैं आपको और सुनता, और भी लोगों को सुनता, और मुझे लगता है ये चर्चा बहुत आज काम की रही हमारे कश्मीरी भाई बहनों के हवाले से, मुल्क के हवाले से भी, और जो लोग इसको समझ गए होंगे उनके हवाले से। बाकी अगर आप नहीं समझें तो फिर आप जो बोलिए, लेकिन अगर आप समझ गए तो इस पर काम शुरू हो जाना चाहिए, यही एक सच्चाई है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस प्रोग्राम को देखने के लिए, इस बहस को सुनने के लिए। आप रहिए जी सलाम के साथ।